प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। साथ ही हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में भी जाना और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज के इस वीडियो में हम बाकी 5 भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। आप चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति है और वह अपने घर की ओर इशारा करके कहता है, सामने का घर देख रहे हो, वह मेरा घर है। यहाँ व्यक्ति अपने घर के विषय में बात कर रहा है कि वह घर मेरा है। उसने घर के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया और साथ में ही एक निश्चित सूचना दी कि मुझे पता है ये घर मेरा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में सूचना देने के लिए करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, यह मेरी डायरी है। यहाँ पर ये निश्चित सूचना है कि यह मेरी डायरी है। इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। इसे मत छूना, यानी कि यहाँ पर निश्चित सूचना दी जा रही है कि इस वस्तु को मत छूना। इसीलिए यहाँ पर यह और इसे ऐसे शब्द हैं जो किसी निश्चित वस्तु के विषय में बता रहे हैं, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं। हमें पता होता है इसी व्यक्ति की बात की जा रही है या फिर इसी निश्चित वस्तु की बात की जा रही है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर कर बात की जाती है, इसीलिए हम इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। साथ ही हमने देखा वह और वे। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हमने इन शब्दों का प्रयोग किया था अन्य पुरुष के विषय में बात करते हुए, और साथ में निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वह मेरी कमीज है, यानी एक निश्चित कमीज की बात की जा रही है। वह मेरे मित्र का भाई है, हमें पता है वह मेरे मित्र का भाई है। यह रोहन की गाड़ी है, यानी ये गाड़ी के विषय में निश्चित सूचना है। तो यहाँ पर ये सारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने देखा जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, अरे देखो आटे में कुछ गिर गया है। आटे में क्या गिर गया है हमें नहीं पता, इसीलिए इसकी जगह पर हमने कुछ शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ कोई छिपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा कौन छिपा हुआ है, निश्चित सूचना हमारे पास नहीं है। वहाँ कोई छिपा हुआ है, हमें नहीं पता, निश्चित जानकारी नहीं है, इसीलिए कोई शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए कुछ और कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, यानी निश्चित जानकारी हमें नहीं होती है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई न कोई, कितना, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। साथ में कोई शब्द का प्रयोग हम सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं और कुछ शब्द का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। लगता है कमरे में कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, निश्चित जानकारी नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, कुछ भी। दूध में कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। बेटा कुछ खाकर बाहर जाना। बाहर देखो कोई खड़ा है, आज कुछ न कुछ जरूर होगा। ये सभी शब्द हमने किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए हैं, इसीलिए ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ किसी प्रकार के प्रश्न के विषय में बात की जा रही है।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कोई दुकानदार पूछ रहा है तुमने किससे सामान खरीदा। किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, एक प्रकार का प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर किससे शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति एक बालक से प्रश्न कर रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द का हमने प्रयोग किया है। इन दोनों चित्रों में क्या और किससे शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए ये शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। आइए परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं और जानकारी लेते हुए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछते हुए कौन शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं और क्या शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं। कुछ उदाहरण और हैं। किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, तुम्हें ये उपहार किसने दिया, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, क्या कल नहीं आओगे, पिताजी के साथ कौन जाएगा, कौन है वहाँ। इन सभी वाक्यों में हमने देखा किसके, किसने, कौन, क्या, ये सारे शब्द किसी प्रश्न को पूछने की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल जाता है हमें परिभाषा के विषय में। संबंध यानी यहाँ किसी प्रकार के संबंध की बात की जा रही है। अब किस प्रकार के संबंध की बात की जा रही है, आइए समझते हैं। उदाहरण देखते हैं। चित्र नंबर 1 में आप देख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी, जिसके पास लाठी होती है उसकी भैंस, उसी की भैंस होती है। तो ये हमारी कहावत है। यहाँ पर जिसकी और उसकी शब्द दो बातों के बीच में संबंध को बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, यानी जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। तो जो और वह शब्द दो बातों का आपस में संबंध दिखा रहे हैं, इसीलिए जिसकी, उसकी और जो, वह, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, यानी कि यहाँ पर दो बातें होंगी वाक्य में, एक बात का दूसरे बात से संबंध दिखाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। इन सभी उदाहरणों में एक बात हमने देखी कि यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। एक वाक्य में किसी दो प्रकार की बातों का आपस में संबंध दिखाया जा रहा है और संबंध दिखाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसने, उसे, यानी एक ही वाक्य में दो बातों को जोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। जो, वह, जिसकी, उसकी। जहाँ पर संबंध दिखाने के लिए इस प्रकार के दो शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में दो बातों को जोड़ने के लिए किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जिसने बंदूक चलाई थी वह पकड़ा गया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारा अगला और अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, यानी जहाँ पर अपने विषय में कोई बात की जाती है और बात करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। अरे छोटा बच्चा अपने आप चलने लगा, अपने आप चलने लगा, तुम्हें ये काम खुद करना है। यहाँ पर हमने खुद शब्द का प्रयोग किया है अपने लिए और साथ में अपने आप शब्द का प्रयोग किया है जब कोई कार्य हम अपने लिए करते हैं, यानी ये शब्द कर्ता के अपनेपन के विषय में बताते हैं कि वह कार्य खुद कर रहा है, वह कार्य अपने आप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कर्ता जब वाक्य में अपना कार्य खुद करता है या अपनी बात करता है तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे छोड़ दो, वह अपने आप चलेगा। अपने आप यानी अपनेपन की बात की जा रही है। आप खाना रख दो, मैं स्वयं खा लूँगा। स्वयं खा लूँगा यानी अपने आप खा लूँगा।
वह स्वयं चला जाएगा। बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा। अपना काम स्वयं करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इन सभी वाक्यों में हमने देखा कर्ता के अपनेपन के, अपने आप कार्य करने के विषय में बात हो रही है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में हमें कन्फ्यूजन होता है। आइए इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। सर्वनाम में आप शब्द वास्तव में पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जब श्रोता के विषय में हम बात कर रहे हैं तो हमसे बड़े व्यक्ति के विषय में सम्मान देने के लिए हम तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। और निजवाचक सर्वनाम ने हमने पढ़ा कि जब कर्ता अपने विषय में कार्य करता है, अपने विषय में बताता है, तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है? हम वाक्यों की सहायता से इसकी बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। आप अंदर आ जाइए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस वाक्य में आप अंदर आ जाइए, हम किसी दूसरे यानी मध्यम पुरुष से बात कर रहे हैं कि आप अंदर आ जाइए। वो हमसे बड़े हैं इसलिए हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया है इस शब्द का, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपना काम अपने आप कर लूँगी। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अपना काम खुद करने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो जब भी हम इसकी पहचान करेंगे तो सिर्फ आप शब्द को नहीं देखेंगे, हम वाक्य में उसके प्रयोग को देखेंगे कि किस प्रकार से वाक्य में उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए अब हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी कन्फ्यूजन होता है तो हम सिर्फ शब्दों को याद करते हैं। अगर हम शब्दों को देखकर किसी सर्वनाम की पहचान करते हैं तो हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वाक्य को अच्छे से पढ़ के उसको परिभाषा के अनुसार समझ के अगर हम पहचान करते हैं तो हम कभी भी गलती नहीं करते। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने आज की इस वीडियो में निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के विषय में विस्तार से पढ़ा है। किस प्रकार से इनकी परिभाषाएं हैं और किस प्रकार से इनके उदाहरण हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।